जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसपास सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद इस डेली करंट अफेयर के सत्र में आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सकारात्मक रूप से पॉजिटिव होकर बिल्कुल अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 25 ऑफ दिसंबर के मतलब 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कि सीजीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम जो दरोगा भर्ती मतलब कि सब इंस्पेक्टर भर्ती होने वाली है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी में अगर आप देखेंगे तो इस ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैं जिस फॉर्मेट में मैं क्वेश्चंस रखता हूं। तो मेरे प्रिय साथियों अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखें और एक युद्ध स्तर पर तैयारी करके अपने सपने को साकार करें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते। लेकिन हाँ, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, लेखक कह रहा है कि कागज के पन्नों पर लिखी इबारतें वो हथियार हैं, इबारत मतलब लेखन, जिनसे तुम अपने सपनों की जंग जीत सकते हो। मेरे प्रिय साथियों, किताब जैसे कि आप सभी के पास नोट्स होंगे, नोट्स को आपको रोज रिवाइज करना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी को कि आप अपने अगले दिन के लिए हमेशा प्लानिंग किया करिए। और प्लानिंग कैसी, मान के चलो आज है 25 दिसंबर, तो आपको 25 दिसंबर के हर रात के हर शाम के 26 दिसंबर के सारे प्लानिंग्स या सारी तैयारी कर लेनी है। लाइक अगर आपको सवेरे जीएस पढ़ना है, फिर उसके बाद आप एप्टीट्यूड पढ़े दोपहर के, फिर शाम के मान के चलो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो ये सभी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, आपको तैयारी या प्लानिंग कर लेनी है। और इस पूरे दिन में एक टाइम ऐसा रखना है जिसको आप प्रॉपर रिवीजन के लिए रखें। ठीक है, तो अपने नोट्स अपनी किताब को रिवीजन के लिए हमेशा रखे रहें, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आप बेहतर तरीके से अपडेट होंगे और जितने अच्छे तरीके से आप अपडेट होंगे तो आप सफल होंगे और आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में 50 विकेट लेने वाले तीसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन से हैं। तो मेरे प्रिय साथियों जसप्रीत बुमराह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उन्होंने सबसे तेज 50 विकेट लिए हैं और भारत के वो तीसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह आंसर हो गया। यामिनी ने सही आंसर दिया है और कल्याण साहू ने भी सही आंसर दिया। अब ऐसे प्रश्न जो है आप व्यापम के एग्जाम उठा के देख लीजिए, सीधा कहीं से भी क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस रखता हूं। ठीक है, चलिए 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, चलो फटाफट बताते जाओ। क्रिसमस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्रिसमस डे तो है ही है। ठीक है, आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस, है ना। लेकिन आज हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, मतलब दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 25 दिसंबर को। और इनका एक पंक्ति है, इनकी जो एक लेख है जिसको मैंने सामने में रखा है, आप देख सकते हैं कि देश के प्रति समर्पण भाव, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो सकारात्मक विचार जो इनकी रही है उसको मैंने सामने रखा है। कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब कि देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्रदेव की पूजा में ही खुद को समर्पित कर देना चाहिए, ये कहते थे। तो इसीलिए अपने देश के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, मतलब आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एरिया पे जाना चाहते हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे प्रिय साथियों एक देश के प्रति जो है ये झुकाव तो ही है ना, मतलब ये देश के प्रति एक सेवा भाव ही है कि आप उस क्षेत्र में कार्यरत होना चाहते हो, तो उसको आप साकार करें। ठीक है, तो सुशासन दिवस इस बार का थीम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो
प्रशासन गांव की ओर जो है इस बार का जो है थीम है, और ग्रामीण क्षेत्रों को सुव्यवस्थित, सिस्टमैटिक जिसे कहा जाता है, तो उस ओर लेकर आना जो है इस बार का सुशासन दिवस का लक्ष्य है, थीम है। तो गांव का जो क्षेत्र है उसको जो है हमें डेवलप करना है, गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको बेहतर बनाना मुख्य उद्देश्य रहा है इस बार का सुशासन दिवस का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत और फ्रांस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेरिस के लूवर या लूवर भी कहा जाता है, लूवर की तर्ज पर एक नए राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संग्रहालय का नाम क्या है? मेरे प्रिय साथियों, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसमें भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां, प्राचीन साक्ष्य, इन सभी चीज़ों को रखा जाएगा। तो इस म्यूजियम को भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा होगा। और ये किस तर्ज में बनाया जा रहा है, किस टाइप का दिखना चाहिए ये? तो ये जो है इसका जो आधार लिया जा रहा है, रेफरेंस लिया जा रहा है, वो पेरिस का लूवर म्यूजियम है। ठीक है, लूवर म्यूजियम जिसे कहा जा सकता है, तो इसके आधार पर इसका नाम रखा जा रहा है। तो इसका नाम है युग युगीन भारत, युग युगीन भारत, युग युगीन भारत इसका क्या है, म्यूजियम का नाम रहेगा, युग युगीन म्यूजियम या युग युगीन भारत म्यूजियम इसका नाम रहेगा। नई दिल्ली में इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये समझौता ज्ञापन कर लिया गया है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि जो लोअर ग्रैंड पिक्स पैलेस, मतलब जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ऐसा ये पैलेस म्यूजियम बना हुआ है, उसके तर्ज पे जो है बनाया जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ K9 वज्र टी तोपे मतलब तोप होता है ना, जो तोप, हाँ समझ गए होंगे, को लेकर अनुबंध किया है। तो किसके साथ किया है? चलो आओ देखें। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत की है, आत्मनिर्भर भारत के तर्ज में इसको जो है भारतीय सेना के द्वारा या रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये MOU साइन किया गया है, समझौता साइन किया है और इसको काम दिया गया है, जो कि हमारे मतलब आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है। लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड, चेन्नई में इसका मुख्यालय है, चेन्नई में इसका ये इस कंपनी का जो है क्या बोलना चाहिए, वर्कशॉप है। तो इसको दिया है K9 वज्र टी तोप को बनाने के लिए। ये वज्र K9 जो तोप है, इसकी मारक क्षमता लगभग 28 से 38 किलोमीटर तक के है, काफ़ी एडवांस है, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज यूज की गई है इसमें। तो इसको बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, चलें अब ये जो है हल्का मतलब तोप भी है ना साथियों, याद रखिएगा। बेसिकली जितने भी हल्के तोप बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं कि जो हिली रीजन, मतलब कहा जा सकता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाना और पहुंच जाने के बाद वहां पर दुश्मन को ध्वस्त कर देना। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इसीलिए जो चाइना बॉर्डर्स हैं, अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, POK वाला भाग है, जैसे कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे क्लास सारे रखाए हुए हैं, वो CGPSC में भी काम आएगा, वो ज्योग्राफी आपके SSC में भी काम आएगा, वो ज्योग्राफी आपके मतलब सभी वनडे एग्जाम्स में, जितने वनडे एग्जाम में ज्योग्राफी पूछे जाते हैं उसके लिए काम आएगा। तो उस क्लास को भी जो है प्रॉपर देखिए। हाँ, और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है, किनकी चल रही है? तो अरविंद सर की। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को भी जो है प्रॉपर करते जाइए, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा रखा है हम लोगों ने कि आपको डिटेलिंग भी पढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ हम उसमें MCQ भी करा रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी कंसिस्टेंट हो। और सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो रखाए हुए हैं। तो आप उसको क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार देखना चाहते हो उतने बार देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर कर सकते हो। मैं क्या बता रहा था आपको कि बॉर्डर एरियाज पे जो है इस K9 वज्र आपका तोप को लगाया जाएगा। जैसे कि ये वाला पार्ट कौन सा है, POK वाला पार्ट है, ठीक है। और ये LOC है, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल,
ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये अक्साई चीन वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ LAC है मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। इस एरिया पे खास तौर से अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम वाले क्षेत्र में, है ना, गलवान वाले क्षेत्र में, तो इन सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है और हम अपनी सशक्तता को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर। चलो उसके बाद है रक्षा मंत्रालय की बात करें तो राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं, है ना, रक्षा मंत्री। नई दिल्ली में मुख्यालय है, 15 अगस्त 1947 को बना था। भारत सरकार इसका आधिकारिक क्षेत्र है। क्लियर। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, डायनेमिक भी देख लिया हमने, स्टैटिक भी देख लिया और हमने जो है आपका जीके जीएस भी पढ़ लिया है। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद मतलब IJC मतलब आपका इंटरनल जस्टिस काउंसिल, किसका, तो आपका यूनाइटेड नेशन का, मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे प्रिय साथियों। के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं जिनका नाम है B लोकुर, न्यायमूर्ति मदन B लोकुर इनका नाम है। लोकुर ऐसे मतलब निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो, लोकुर। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति मदन B लोकुर जी को नियुक्त किया गया है। इनकी वरिष्ठता को देखते हुए अब ये क्या कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र जो आपका संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, ये मेरे प्रिय साथियों जितने भी संयुक्त राष्ट्र के न्यायिक प्रकरण हैं, जितनी भी सलाहकार प्रकरण है, मतलब कि जो जुडिशियरी एरिया है उसको प्रॉपर संचालित करते हैं, उसको प्रॉपर जो है रन करते हैं। ठीक है। तो ये इसके जो है अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन B लोकुर जी। ठीक है। चलें आगे। चलो, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखो। इसमें आप 20 सितारे भी लगाओगे ना तो कम है, क्योंकि वन रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं CGPSC वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा वन का कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। क्लियर। अब देखो इसके सारे पॉइंट्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके जो है रीड भी करेंगे और रीड करके समझेंगे भी। ठीक है। देखो पहले है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसे प्रेषित किया है। PIB आप PIB में देख सकते हो। ठीक है। इसको मैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के का पोर्शन है आपका वन एवं कृषि, तो उन सब में इसको मैं शामिल करके पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, सारी चीजों को। चलो, 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में आता है। 2021 के रिपोर्ट के बाद 2023 का रिपोर्ट आया है। 2023 की इस श्रृंखला में कौन सा रिपोर्ट है, तो 18वीं रिपोर्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, याद रखिएगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र घेरता है। रिपोर्ट में शामिल जानकारी में क्या क्या जानकारी दी गई है, वन आवरण है, वन वृक्ष आवरण है, कच्छ वनस्पति आवरण है, भारत में वनों का कार्बन स्टॉक कितना है, वनाग्नि घटनाएं कितनी है, ये सभी सारी चीजें दी गई है। लेकिन अभी के लिए क्या जरूरी है एज अ करंट अफेयर्स, तो कुल वन वृक्ष आवरण 8,27,375 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति का, पूरा ओवरऑल भारत की भौगोलिक स्थिति का कितना है, तो 25.7%। ठीक है। 8,27,357 मतलब कितना, 25.17%। वनावरण किसे कहा जाता है, मैंने परिभाषा भी डाल दी है इसमें। उस भूमि क्षेत्र जिस पर पेड़ों का आच्छादन हो सॉरी, मतलब पेड़ से वो ढका हुआ क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे आपका वनावरण। तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो ओवरऑल 21.76% है। ठीक है। वृक्षावरण क्या है, तो वृक्षावरण जमीन में मौजूद कुल क्षेत्रफल जो पेड़ से ढके हो। ठीक है। अब यहां क्या था, पेड़ों का आच्छादन हो, वो तो अपने को क्लियर हो गया। अब पेड़ों से ढका हुआ कैसा है, तो ओवरऑल जितने भी काउंट कर सकते हैं हम जो पेड़ से कंसिस्टेंट ढके हो, ये कौन सा वाला एरिया है जहां अलग अलग
पेड़ को, सभी पेड़ों को काउंट कर लिया गया है। ये सिर्फ ऐसे है जो वृत्त के अंतर्गत आते हैं, पूरा एक ऐसा एरिया जहां पर पेड़ जो है आच्छादित है। इसलिए देखो इसका नंबर ज्यादा है, इसका नंबर कम है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.41% है। ठीक है, अभी कितना वृद्धि हुआ है तो 1445 वर्ग किलोमीटर वृक्ष में जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलो तो इतना आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ मिल जाएगा इसका, कहाँ मिलेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस वीडियो के नीचे में लिंक मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ वहां पर डाल दिया जाता है ताकि आप लोगों को आसानी से इन सभी के नोट्स बनाने में काम आपका फायदा हो और आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके सारी चीजें रिवाइज भी कर लिया करिए। ठीक है, और इस पीडीएफ को शेयर भी करा करिए अपने दोस्तों के तक। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या है, स्टैटिक पोर्शन देखो, सॉरी डायनामिक है। वन एवं वृक्ष आकर्षण में अधिकांश वृद्धि दर्शन वाले शीर्ष 4 राज्य है। देखो जहां पर वृद्धि दर्शन मतलब ज्यादा वृद्धि हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। फिर उसके बाद सबसे अधिक वन एवं वृक्ष वाले शीर्ष 3 राज्य। ठीक है, अधिक वन वाले क्षेत्र जहां वन ज्यादा डेवलप हुए हैं, मध्य प्रदेश है ना, मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। ये सीक्वेंस जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है ना। वनावरण में अधिकांश वृद्धि दर्शन वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। लक्षद्वीप जिसके मिजोरम, फिर उसके बाद है अंडमान निकोबार। ये ऐसे है जहां पर जो है वन क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से ज्यादा बढ़े हैं। प्रतिशत मतलब कि जैसे कि मान के चलो प्रतिशत के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं तो मान के चलो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अगर इतना ढक दो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। लेकिन अगर हम बात करें ये वाला और छोटा बना लेता हूँ भाई इसको, ये कोई सा राज्य हो गया, मान के चलो मिजोरम हो गया। अगर इसको मैं पूरा भी ढक दूं तो प्रतिशत में तो ये ज्यादा है, 100% इधर मान के चलो आपको देखने को मिल रहा है कि इसको फिल कर दिया गया है। लेकिन ये वाला भाग जो मध्य प्रदेश को मैंने फिल किया है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसका 70% भी जो है वो क्या है, इससे ज्यादा है, लेकिन परसेंट में तो ये ज्यादा है ना, तो इसको काउंट किया गया है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 सीजन के लिए कोपरा में न्यूनतम समर्थन मूल्य, अच्छा कोपरा में इस न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। लगभग जो है इसको 11,582 ही होना चाहिए, है ना, इतना है। तो इसमें 420 रुपये बढ़ा दिया गया है कोपरा में और 11,582 हुआ है, सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। खोपरा जानते हो जी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कोपरा होते हैं, कुछ नारियल तेल बनाने के काम आते हैं और आपके खाद्य मतलब कहा जा सकता है कि मेवे वगैरह में यूज किया जाता है ना। चलो तो खोपरा में, मिलिंग कोपरा में 420 रुपये बढ़ा दिया गया है, 11,582 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और 100 रुपये बढ़ाया गया है किसमें तो बॉल कोपरा में, ये 100 रुपये से बढ़ाया है, 12,100 हुआ है इसका, तो बढ़ाया है दोनों कोपरा में। ठीक है, चलो हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने $1 मिलियन की नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए तो लॉजिस्टिक एरिया और आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन दोनों में $350 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा $350 मिलियन दिया गया है। इसको स्माइल कार्यक्रम के तहत जो है आपका उधार लिया गया है, मतलब कि ऋण लिया गया है। अब इसमें क्या होगा तो लॉजिस्टिक एरिया पे और ख़ास तौर पे जो है हमारे जो नीति निर्माण या कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसमें जो है ये काम आएगा। ठीक है, एडीबी के बारे में स्टैटिक पोर्शन ये आपके सामने। चलो अगला बढ़ते हैं, अब रिवीजन करते हैं फटाफट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को दिल्ली में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो लगाया गया था।
जयदीप मजुमदार जी जो हैं उन्होंने वर्तमान में बिम्स्टेक की सम्मेलन की वर्चुअल प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। ठीक है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, ये दोनों ऐसे राज्य हो गए हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए MOU साइन किया है इन्होंने। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या करता है, तो एक दूसरे राज्यों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आपका क्या कहा जा सकता है कि सभी रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करना, है ना। जैसे कि आपका एक राज्य में परंपरा अलग है, दूसरे राज्य में अलग है, तो वो दोनों को अडॉप्ट करना, वो दोनों को जो है प्रोत्साहित करना और आपका आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपीय देश भारत में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र से जो है वापस ले लिया इन्होंने नाम। ठीक है, अब वहाँ भी टैक्स ज़्यादा हो जाएगा भारतीय कंपनी को और भारत में भी ज़्यादा हो जाएगा वहाँ की कंपनियों को। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है उन्होंने नीलगिरी और सूरत जो मतलब युद्धपोत है उसको दिया है, किसको, तो भारतीय नौसेना को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 55वीं बैठक की अध्यक्षता की है GST काउंसिल की। ठीक, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, फटाक से आंसर बताओ, आप लोगों के लिए प्रश्न है। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, जो शाम के बैच चल रहा है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।